ने चंपा को विराट की निजी दासी के रूप में व्यवस्थित किया था, लेकिन उन्होंने वास्तव में उसे अपनी बेटी की तरह पाला। उन्होंने चंपा के साथ विराट से बुरा व्यवहार नहीं किया। वास्तव में सूर्यवीर के पास चंपा को अपनी बेटी के रूप में गोद लेने के बजाय विराट की निजी दासी बनाने के अपने कारण थे। वे लंबे समय तक दक्षिणी महाद्वीप में नहीं रह सकते थे और एक बार जब वे चले गए तो चंपा उनका संरक्षण खो देगी। यदि वह उनकी गोद ली हुई बेटी होती तो उसे राजनीतिक विवाह में बलिदान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अगर चंपा विराट की निजी दासी बनी रहती तो वह उसके साथ रह सकती थी और उसका संरक्षण प्राप्त करना जारी रख सकती थी। इसके बाद जो भारी बदलाव हुए वे सूर्यवीर के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित थे। जब दिव्य पवन की स्वामिनी ने सूर्यवीर को जागते हुए देखा तो वे बहुत खुश हुईं। अंततः उनके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उन्होंने सूर्यवीर के तिरस्कारपूर्ण शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। गुरु मां, अब जब मालिक जाग गए हैं तो आप आखिरकार बिना किसी चिंता के यह मछली खा सकती हैं। चंपा दिव्य पवन महल की स्वामिनी की ओर मुड़ी और उनसे आग्रह किया। मैं जानती हूं छोटी बच्ची। दिव्य पवन महल की स्वामिनी ने यह सुनकर प्यार से चंपा के सिर को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा। शक्ति सिंधु महाद्वीप से बहुत दूर खून से लथपथ एक आकृति अस्त व्यस्त और घबराई हुई स्थिति में भाग रही थी। यह अस्त व्यस्त आकृति कोई और नहीं बल्कि ठाकुर विक्रमादित्य थे, जो अपनी लड़ाई में सूर्यवीर द्वारा पराजित और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अपनी लड़ाई के दौरान सूर्यवीर ने अंततः लोकाकाश महाविकास तलवार कला के पहले स्तर के तीसरे रूप को तोड़ दिया था। अकल्पनीय शक्ति का एक तलवार प्रहार किया जिसने सीधे और गंभीर रूप से ठाकुर विक्रमादित्य को घायल कर दिया। उस तलवार से मारे जाने के बाद ठाकुर विक्रमादित्य भयभीत हो गए और तुरंत पीछे मुड़कर देखे बिना भाग गए। आधी सांस के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने सूर्यवीर से लड़ना जारी रखा तो वे वास्तव में दक्षिणी महाद्वीप के बाहरी छोरों में अपनी जान गंवा देंगे। हालांकि ठाकुर विक्रमादित्य को इस बात का पता नहीं था कि उस तलवार के वार के बाद सूर्यवीर भी लगभग थक चुके थे और अब लड़ने में असमर्थ थे। उनकी चोटों की गंभीरता के मामले में सूर्यवीर की चोटें कहीं अधिक गंभीर थीं, लेकिन उस समय ठाकुर विक्रमादित्य सूर्यवीर की तलवार के वार से भयभीत थे और उनके पास सूर्यवीर की स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच करने का समय नहीं था। इसके अलावा महारानी रेणुका किनारे से सूर्यवीर को ध्यान से देख रही थी। सच तो यह है कि सूर्यवीर लोकाकाश महाविकास तलवार कला के पहले स्तर की तीसरी चाल के साथ इतनी भयानक शक्ति को उजागर नहीं कर सकते थे। उन्होंने मुख्य रूप से इस एक चाल के साथ नाग पाताल तलवार के भीतर निहित भयानक शक्ति को पूरी तरह से उजागर करके वह प्रभाव प्राप्त किया। नाग पाताल तलवार के बिना भले ही सूर्यवीर ने लोकाकाश महाविकास तलवार कला के पहले स्तर की तीसरी चाल में महारत हासिल कर ली होती, फिर भी वे ठाकुर विक्रमादित्य जैसे शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ का मुकाबला नहीं कर पाते। ठाकुर विक्रमादित्य पूरे एक दिन तक घबराहट में भागते रहे। इससे पहले कि वे थोड़ा रुकने की हिम्मत करते, पीछे मुड़कर देखा कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा था और आखिरकार उन्होंने राहत की सांस ली। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे युमेश शाही शहर के ऊपर आकाश के बाहरी छोरों में भाग गए थे। ठाकुर विक्रमादित्य ने नीचे देखा, एक पल के लिए सोचा और फिर युमेश शाही शहर की ओर उड़े। ठाकुर परिवार के डेरे में उतरे। उन्हें अपने बेटे ठाकुर वीरेंद्र प्रताप को तुरंत भागने की सूचना देनी थी। ऐसा न हो कि सूर्यवीर और महारानी रेणुका आएं और उसे अनावश्यक रूप से मार डालें। उनका संचार टोकन पहले उनके क्रोध में कुचल दिया गया था, इसलिए ठाकुर वीरेंद्र प्रताप को सूचित करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से आना पड़ा। थोड़ी देर बाद ठाकुर विक्रमादित्य और ठाकुर वीरेंद्र प्रताप ठाकुर परिवार के डेरे से उड़े। दोनों ने अपनी गंभीर चोटों की परवाह नहीं की और उसी रात घबराहट में भाग गए। इस दृश्य को देखकर युमेश शाही शहर की कई शक्तिशाली हस्तियां आश्चर्य और संदेह से भर गईं। क्या हो रहा था? ठाकुर परिवार के मुखिया ठाकुर विक्रमादित्य वास्तव में व्यक्तिगत रूप से युमेश शाही शहर आए थे और उनकी उपस्थिति को देखते हुए वह गंभीर रूप से घायल लग रहे थे। ठाकुर परिवार के मुखिया किस तरह के व्यक्ति थे? उनकी ताकत वास्तव में आसमान छूने वाली थी। उन्हें कौन घायल कर सकता था? इसके अलावा युमेश शाही शहर में आने पर ठाकुर वीरेंद्र प्रताप भी उनके साथ क्यों भाग गए? सभी के मन में कई सवाल उठे। बेशक हर कोई सच्चाई से अनजान नहीं था। उदाहरण के लिए एल्डर फनीश्वर और सेठ लालचंद दिव्य विकास लोक के दो विशेषज्ञ ठीक ठीक जानते थे कि क्या हुआ था। दक्षिणी महाद्वीप के बाहर सूर्यवीर और ठाकुर विक्रमादित्य के बीच की लड़ाई बहुत बड़ी थी। दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से उस धरती हिला देने वाली लड़ाई को महसूस कर सकते थे। उपाध्यक्ष दिवाकर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने युद्ध का निरीक्षण करने के लिए अपने दिव्य चेतना अवतार को आसपास भेजा था। छाया में छिपे कई पुराने आंकड़े भी थे जो चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। इन लोगों में स्वाभाविक रूप से एल्डर फनीश्वर और सेठ लालचंद शामिल थे। युमेश शाही शहर में रत्न भंडार कंपनी के भीतर सेठ लालचंद ने भागते हुए ठाकुर विक्रमादित्य और उनके बेटे पर एक नजर डाली। एक पल के विचार के बाद उन्होंने गुप्त रूप से खबर फैलाने का आदेश दिया। इस प्रकार सूर्यवीर के हाथों ठाकुर विक्रमादित्य की हार की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्दी ही मध्य महाद्वीप दांव संघ की सभी प्रमुख ताकतों के उच्च क्षेत्रों तक पहुंच गई। जब यह खबर ऊपर पहुंची तो पूरे दांव संघ में हंगामा मच गया। अनगिनत लोग सदमे से अवाक रह गए। क्या तुमने सुना? 3 प्राचीन कुलीन परिवारों में से एक ठाकुर परिवार के मुखिया ठाकुर विक्रमादित्य सूर्यवीर के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दक्षिणी महाद्वीप गए थे, लेकिन सूर्यवीर के साथ लड़ाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गए और रात के सन्नाटे में अपने बेटे ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के साथ भाग गए। क्या क्या तुम गंभीर हो? ठाकुर परिवार के मुखिया पूरी मानव जाति में सबसे शक्तिशाली हस्तियों में से एक हैं। वह सूर्यवीर से हार गए? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं अभी युमेश शाही शहर में हूं। मैंने ठाकुर विक्रमादित्य को घायल अवस्था में युमेश शाही शहर आते देखा और फिर रात के सन्नाटे में अपने बेटे ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के साथ भागते देखा। पहले तो मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन बाद में मैंने सुना कि ठाकुर विक्रमादित्य एक लड़ाई में सूर्यवीर द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। धत तेरे की, यह अविश्वसनीय है। कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि ठाकुर परिवार के युवा मालिक ठाकुर वीरेंद्र प्रताप ने सूर्यवीर से लड़ाई की और दोनों घायल हो गए। तो उसने बेटे को पीटा, फिर पिता आया और अंत में बेटे और पिता दोनों को सूर्यवीर ने पीट दिया। यह ठाकुर परिवार वास्तव में बेशर्म है। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप का जाना और सूर्यवीर से लड़ना एक बात है, वे एक ही पीढ़ी के योद्धा हैं और व्यक्तिगत झगड़ा समझ में आता है, लेकिन ठाकुर विक्रमादित्य ठाकुर परिवार के प्रतिष्ठित मुखिया, एक बूढ़ा आदमी जो अनगिनत वर्षों से जीवित है, वास्तव में व्यक्तिगत रूप से जाने और सूर्यवीर के लिए मुसीबत खड़ी करने का दुस्साहस किया। इसने वास्तव में 3 प्राचीन परिवारों की बेशर्मी के बारे में मेरी समझ को ताजा कर दिया है। वास्तव में मैं 3 प्राचीन परिवारों का बहुत सम्मान करता था, लेकिन इस बार छी, मैंने अपने पूरे जीवन में इतने बेशर्म लोग कभी नहीं देखे। यह सूर्यवीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। वह केवल थोड़े समय के लिए दिव्य विकास लोक में रहा है, फिर भी उसने ठाकुर विक्रमादित्य जैसे शीर्ष विशेषज्ञ को हरा दिया है। मैंने सुना है कि सूर्यवीर ने एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार तकनीक में महारत हासिल कर ली है और उसने एक प्राचीन दिव्य तलवार भी प्राप्त की है। यह ठीक उसी तलवार तकनीक और उस शक्तिशाली प्राचीन दिव्य तलवार के साथ था जिससे उसने ठाकुर विक्रमादित्य को हराया था। हे भगवान, सूर्यवीर की किस्मत बहुत अच्छी है। वह इस तरह का अवसर पाने में भी कामयाब रहा। हाँ, सूर्यवीर की किस्मत वास्तव में बहुत मजबूत है। न केवल उसे एक के बाद एक आकस्मिक मुठभेड़ मिलती है, बल्कि उसके आसपास के लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। आप अभी तक नहीं जानते हैं
लेकिन सूर्यवीर की वापसी के साथ यहां तक कि दिव्य पवन महल की स्वामिनी महारानी रेणुका ने भी दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया है। क्या महारानी रेणुका ने भी दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि दिव्य पवन महल में अब 2 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ उसका समर्थन कर रहे हैं? अविश्वसनीय। ऐसा लगता है कि दिव्य पवन महल वास्तव में 5 प्रमुख संप्रदायों का नेता बनने जा रहा है। 5 प्रमुख संप्रदायों का नेता बनने से ज्यादा मेरी राय में दिव्य पवन महल के विकास की दर को देखते हुए शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा जब यह 3 प्राचीन परिवारों को टक्कर दे सकेगा। अविश्वसनीय रूप से विस्फोटक खबर पूरी मानव जाति के उच्च क्षेत्रों में तेजी से फैल गई। जैसे ही खबर फैली, ठाकुर परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद होने लगी और सूर्यवीर इस खबर के बीच रातों रात मशहूर हो गए। ठाकुर गजराज और अन्य ठाकुर परिवार के योद्धा जयपाल परिवार के योद्धाओं के एक समूह के साथ जो दक्षिणी महाद्वीप के रास्ते में थे, इस अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाली खबर को सुनकर सभी भयभीत हो गए। वे तुरंत पीछे मुड़े और भाग गए। यहां तक कि ठाकुर विक्रमादित्य स्वयं सूर्यवीर की तलवार से पराजित हो गए थे। उनके लिए दक्षिणी महाद्वीप जाना केवल आत्महत्या थी। इसके अलावा यहां तक कि महारानी रेणुका ने भी पहले ही दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया था। यह खबर वास्तव में आश्चर्यजनक थी। उस पर्वत शिखर पर जहां दिव्य पवन महल की महाबुजुर्ग तन्वी एकांतवास में थीं, महाबुजुर्ग तन्वी ने अपना संचार टोकन नीचे रख दिया। उनकी आंखें अत्यधिक जटिलता से भरी थीं। उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि सूर्यवीर एक दिन इस बिंदु पर पहुंचेंगे। वास्तव में 3 महान प्राचीन परिवारों में से एक ठाकुर परिवार के मुखिया ठाकुर विक्रमादित्य को हराने में सक्षम होंगे। सूर्यवीर की वर्तमान ताकत के साथ पूरी मानव जाति के लिए उनसे ज्यादा मजबूत किसी को ढूंढना मुश्किल होगा। और जिस बात ने उन्हें समान रूप से आश्चर्यचकित किया वह यह थी कि महारानी रेणुका ने भी इतनी जल्दी दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया था। यह कभी अनुभवहीन और अपरिपक्व छोटी लड़की वास्तव में एक सच्ची दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ बन गई थी। खुद को पीछे मुड़कर देखते हुए वह अभी भी अर्धचरण दिव्य विकास लोक में फंसी हुई थी। यह सोचकर महाबुजुर्ग तन्वी खुद पर ही हंसने से नहीं रोक सकी। उनकी मौजूदा दुर्दशा पूरी तरह से उनकी अपनी ही गलती थी। अगर वह उस समय एल्डर कात्यायनी के प्रति इतनी पक्षपाती न होती और महारानी रेणुका के साथ अपने संबंधों को इतना तनावपूर्ण न करती तो शायद वह पहले ही दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर चुकी होती। उनका संचय पहले से ही काफी गहरा था। अब उनके पास केवल सफलता के अवसर की कमी थी। यदि महारानी रेणुका उन्हें उस चमत्कारी आध्यात्मिक झरने के पानी का एक कटोरा देने को तैयार थीं, तो महाबुजुर्ग तन्वी को भरोसा था कि वह एक ही झटके में दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर सकती हैं। क्या वह अंततः दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर सकती हैं और अपना जीवन काल बढ़ा सकती हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या महारानी रेणुका दया दिखाने को तैयार है। यदि महारानी रेणुका ने उन्हें उस चमत्कारी आध्यात्मिक झरने के पानी का एक कटोरा देने से इनकार कर दिया तो वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगी। उनका जीवन काल वास्तव में समाप्त हो रहा था। हालांकि महाबुजुर्ग तन्वी यह भी जानती थीं कि यह सब जबरदस्ती नहीं किया जा सकता था। वर्तमान में दिव्य पवन महल में उनकी ताकत कुछ खास नहीं थी। महारानी, मैंने दिव्य पवन महल के लिए बहुत कुछ कर दिया है। अगर महारानी रेणुका ने उन्हें उस चमत्कारी दिव्य जल का एक कटोरा देने से मना कर दिया तो वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगी। उनकी जीवन लीला वास्तव में अब समाप्त होने की कगार पर थी। हालांकि महाबुजुर्ग तन्वी यह भी जानती थी कि इन सब चीजों के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। फिलहाल दिव्य पवन महल में उनकी ताकत कोई खास नहीं रह गई थी। महारानी रेणुका तो दूर की बात है, अब तो एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी और एल्डर नैना भी उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं। दिव्य पवन महल में एल्डर कात्यायनी की गुफा के भीतर एल्डर कात्यायनी का चेहरा गुस्से से बनाया हुआ था और उनकी नजरें हाथ में पकड़े संचार टोकन पर टिकी थीं। तू कमबख्त जानवर, तू कल मुही लड़की, यह नीच जोड़ा इस मुकाम तक कैसे पहुंच गया? वे इतने ताकतवर कैसे हो गए? एल्डर कात्यायनी की आंखें खून की तरह लाल थीं, जो नफरत, पागलपन और भीषण जलन से भरी थीं। उसी समय उनके मन में एक गहरा खौफ भी बैठा हुआ था और उनका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। जिस पल उन्होंने महारानी रेणुका के दिव्य विकास लोक में कदम रखने की खबर सुनी, वे समझ गईं कि अब दिव्य पवन महल में उनके लिए सिर उठाने का कोई मौका नहीं बचा है। यहां तक कि उनका जिंदा रहना भी अब उस कलमुही रेणुका की दया पर निर्भर था। मौजूदा महाबुजुर्ग तन्वी अब उन्हें बचाने के लिए काफी नहीं थी। अगर महारानी रेणुका उन्हें मारना चाहें तो उन्हें अपनी उंगली तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ डालेगी। बस एक इशारा ही काफी होगा और दिव्य पवन महल के ढेर सारे एल्डर उनकी जान लेने के लिए दौड़ पड़ेंगे। दिव्य पवन महल के वे एल्डर जो कभी उनके सबसे करीबी हुआ करते थे, वही सबसे पहले उनकी जान लेने के लिए उतावले होंगे। वे एल्डर अब उनसे हर रिश्ता तोड़ लेना चाहते थे और महारानी रेणुका की चापलूसी करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। रिश्ता तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि उन्हें इस दुनिया से ही गायब कर दिया जाए। सच तो यह है कि जो लोग उनकी मौत की सबसे ज्यादा कामना कर रहे थे वे शायद खुद महारानी रेणुका नहीं बल्कि दिव्य पवन महल के वे एल्डर थे जो कभी उनके खास हुआ करते थे। ये तो सिर्फ इसलिए था क्योंकि महारानी रेणुका ने आदेश नहीं दिया था, वरना वे एल्डर अपनी मर्जी से कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। नहीं तो वे कब की मारी जा चुकी होती और आज जिंदा न होती। दक्षिणी महाद्वीप में विराट के निवास स्थान पर सभी ने अभी अभी खाना खत्म किया ही था कि महारानी रेणुका को अचानक एल्डर फणीश्वर का संदेश मिला। रेणुका, बूढ़े फणीश्वर ने क्या कहा? सूर्यवीर ने महारानी रेणुका से पूछा जब उन्होंने अपना संचार टोकन रख दिया। उन्होंने पूछा है कि क्या हमारा दिव्य पवन महल मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के दूसरे भाग में हिस्सा लेगा या नहीं। अगर हमारा दिव्य पवन महल हिस्सा नहीं लेता है तो वे प्रतियोगिता के दूसरे भाग को आधिकारिक रूप से शुरू करने का आदेश दे देंगे। महारानी रेणुका ने कहा। तो तुम्हारा क्या विचार है? सूर्यवीर ने उनकी ओर देखते हुए पूछा। सच तो यह है कि तलवार संप्रदाय के मौजूदा साधना संसाधनों को देखते हुए सूर्यवीर को लगता था कि दिव्य पवन महल का मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के दूसरे भाग में हिस्सा लेना या न लेना कोई मायने नहीं रखता। मुझे लगता है कि दिव्य पवन महल के शिष्यों को हिस्सा लेने देना बेहतर होगा। इससे उन्हें कुछ अनुभव मिलेगा, महारानी रेणुका ने कहा। हालांकि अब उनके पास साधना संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन इतने आरामदायक माहौल में पलना बढ़ना उनके लिए अच्छी बात नहीं है। महारानी रेणुका सही कह रही हैं। बड़ों की सोच एक जैसी होती है। मैं सहमत हूं। वैदेही ने महारानी रेणुका की बात सुनते ही जल्दी से अपनी सहमति जता दी। वह वास्तव में डर रही थी कि कहीं दिव्य पवन महल इस साल की मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के दूसरे भाग में बिल्कुल हिस्सा न ले। अगर ऐसा हुआ तो वह भी हिस्सा नहीं ले पाएगी। जब दिव्य पवन महल पहले पीछे हटा था तो वह और हेमंत भी स्थानांतरण व्यूह के जरिए दक्षिणी महाद्वीप आ गए थे। अगर दिव्य पवन महल ने हिस्सा नहीं लिया तो उसे विश्वास नहीं था कि वह बूढ़ा फणीश्वर सिर्फ उसके इंतजार में प्रतियोगिता का दूसरा भाग टाल देगा। अगर वह इस बार की मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता से चूक गई तो वह फिर कभी हिस्सा नहीं ले पाएगी, क्योंकि वह अगले मौके के इंतजार में 300 साल तक अर्ध आरोहण लोक में नहीं बैठी रह सकती। ठीक है, तुम्हारा हिस्सा लेना अच्छा रहेगा। सूर्यवीर ने सहमति में सिर हिलाया। भाई सूर्यवीर, मेरी योजना आज ही निकलने की है, महारानी रेणुका ने कहा। सूर्यवीर चौंक गए और जल्दी से पूछा, इतनी जल्दी क्यों? तुम्हारे जख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं है। फणीश्वर ने कहा कि उन्होंने दिव्य पवन महल को केवल 1 महीने का समय दिया है। अगर तब तक हम नहीं पहुंचे तो वे हमारा और इंतजार नहीं करेंगे, महारानी रेणुका ने बताया। वह बूढ़ा फणीश्वर अपनी हद पार कर रहा है। साफ है कि वह नहीं चाहता कि हम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें।
ये सुनकर वैदेही गुस्से में उछल पड़ी और चिल्लाई, युमेश शाही शहर दक्षिणी महाद्वीप से पूरे 150 खरब कोस दूर है, हम 1 महीने में वहां कैसे पहुंच सकते हैं? जब वे युमेश शाही शहर से पीछे हटे थे तो विराट ने दिव्य पवन महल के ठिकाने पर बने स्थानांतरण व्यूह को पहले ही नष्ट कर दिया था। अब वे स्थानांतरण के जरिए सीधे युमेश शाही शहर नहीं जा सकते। केवल उड़कर वे इतनी जल्दी युमेश शाही शहर कैसे पहुंच सकते हैं? दिव्य पवन महल की सबसे उच्च स्तरीय मेघ नौका एक दिन में केवल 1 खरब कोस की यात्रा कर सकती है। दिन रात पूरी रफ्तार से उड़ने पर भी कम से कम 5 महीने लगेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हमें पहले विराट को युमेश शाही शहर ले जाना चाहिए और उससे वहां एक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करवाना चाहिए। फिर आप लोग स्थानांतरण व्यूह के जरिए वहां आ सकते हैं। समय पर पहुंचने का यही एकमात्र तरीका है, महारानी रेणुका ने लाचारी से कहा। तो तुम्हें अभी निकलने की जरूरत नहीं है, ठीक होने के लिए 4-5 दिन और ले लो। अभी 1 महीना बाकी है, इसलिए 4-5 दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सूर्यवीर ने कहा। सूर्यवीर के जोर देने पर महारानी रेणुका के पास दक्षिणी महाद्वीप में रहकर अपनी रिकवरी जारी रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। सूर्यवीर ने विराट से अनंत परम मीनार बाहर निकालने को कहा, जिससे महारानी रेणुका अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में साधना कर सकें। अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में समय की गति 10 गुना तेज होने के कारण बाहर के 4-5 दिन अंदर के 40-50 दिनों के बराबर थे। अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल की घनी तारों की रोशनी के नीचे साथ ही जीवन स्रोत मोती, प्राचीन महाद्वीप का जल, नागदंत चावल के तीसरे संस्करण और शक्तिशाली मछली के मांस के सेवन से महारानी रेणुका के जख्म 40-50 दिनों में पूरी तरह भर जाएंगे। जहां तक सूर्यवीर की बात है, उन्होंने साधना के लिए अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में प्रवेश नहीं किया। उनके जख्म इतने गहरे थे कि कम समय में ठीक नहीं हो सकते थे। इस बार उनका इरादा दिव्य पवन महल और अन्य लोगों के साथ युमेश शाही शहर जाने का नहीं था, ताकि फणीश्वर और अन्य लोग उनकी असली ताकत को भांप न सकें। दक्षिणी महाद्वीप में उनकी मौजूदगी का फणीश्वर, ठाकुर परिवार, जयपाल परिवार और अन्य लोगों पर ज्यादा खौफ रहेगा। जब तक फणीश्वर, ठाकुर परिवार और जयपाल परिवार को उनकी असली ताकत का पता नहीं चलता, वे आसानी से दिव्य पवन महल और विराट पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। देखते ही देखते 5 दिन बीत गए और अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में 50 दिन गुजर चुके थे। सावधानीपूर्वक इलाज के बाद महारानी रेणुका के जख्म वास्तव में भर चुके थे। महारानी रेणुका ने दक्षिणी महाद्वीप में देर नहीं की और विराट के साथ निकल पड़ी। उनके जाने से पहले सूर्यवीर ने रक्त देवता महल निकाला और सुरक्षात्मक जादुई हथियार के रूप में महारानी रेणुका को दे दिया। यह देखकर विराट के पास कहने को कुछ नहीं था। पिताजी, यह रक्त देवता महल मेरा है, ठीक है? आपने मेरी इजाजत लिए बिना ही इसे किसी और को दे दिया। हालांकि विराट ने ये बातें मन ही मन में बड़बड़ाई, लेकिन उन्हें जोर से कहने की हिम्मत नहीं हुई, वरना सूर्यवीर निश्चित रूप से उनकी धुनाई कर देते। सूर्यवीर से रक्त देवता महल प्राप्त करने के बाद महारानी रेणुका ने एक हाथ में विराट को उठाया और उत्तरी आकाश की ओर उड़ चली। देखते ही देखते वे दूर क्षितिज में ओझल हो गईं। हालांकि महारानी रेणुका ने अभी अभी दिव्य विकास लोक में कदम रखा था, लेकिन उनकी गति अर्ध दिव्य विकास लोक के किसी भी योद्धा से कहीं अधिक थी। 150 खरब कोस की दूरी बहुत विशाल थी, लेकिन महारानी रेणुका की गति से वे लगभग 10 दिनों में वहां पहुंच सकती थीं। हालांकि विराट की हालत का ख्याल रखते हुए महारानी रेणुका ने बहुत तेज उड़ने की हिम्मत नहीं की, ताकि विराट को बहुत अधिक स्थानिक दबाव न झेलना पड़े और उनका शरीर फट न जाए। महारानी रेणुका और विराट के जाने के 2 दिन बाद नवधारा महाद्वीप पर जय युग संप्रदाय के खंडहरों में एकांतवास कर रही एल्डर योगिता ने भी दिव्य विकास लोक में सफलता प्राप्त कर ली। एल्डर विदुषी और एल्डर नयना, जो एल्डर योगिता की सुरक्षा कर रही थीं, जय युग संप्रदाय की मुख्य चोटी से निकल रही शक्तिशाली आभा को देखकर बेहद ईर्ष्या महसूस करने लगी। उन तीनों में एल्डर योगिता मूल रूप से सबसे कमजोर थीं, लेकिन अब उन्होंने उन दोनों से पहले दिव्य विकास लोक में कदम रख दिया था, यहां तक कि उनसे आगे निकल गई थीं। यह सब इसलिए था क्योंकि एल्डर योगिता ने विराट का बारीकी से अनुसरण किया और उन पर भरोसा किया। एल्डर योगिता के दिव्य विकास लोक में पहुंचने के बाद एल्डर विदुषी और एल्डर नयना ने शर्मिंदगी को पूरी तरह ताक पर रख दिया और वे अपने दिन सूर्यवीर के यहां मुफ्त की रोटियां तोड़ने में बिताने लगीं। सूर्यवीर अब हर खाने में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मछली पकाते थे, जिसका असर उस चमत्कारी दिव्य जल से कई गुना ज्यादा था जो महारानी रेणुका ने उन्हें दिया था। जब तक वे साल 2 साल सूर्यवीर के साथ रहकर मुफ्त का माल उड़ाती रहेंगी, वे आसानी से दिव्य विकास लोक में कदम रख सकती हैं। सूर्यवीर से बात करना विराट की तुलना में बहुत आसान था। उनके स्वभाव को देखते हुए अगर वे मुफ्तखोरी करने आती तो वे उन्हें बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करते। एल्डर योगिता से एल्डर विदुषी और एल्डर नयना ने गहराई से समझ लिया था कि जल्दी साधना करने के लिए इंसान को बेशर्म होना पड़ता है। वे जितनी बेशर्म होंगी, उन्हें उतने ही ज्यादा फायदे मिलेंगे, वरना अपनी दौलत से वे दिव्य विकास लोक तक साधना करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का आदान प्रदान नहीं कर पाती। अगर वे साधना संसाधनों के बदले थोड़ा थोड़ा करके युद्ध पुण्य कमाना चाहती तो उन्हें दिव्य विकास लोक में पहुंचने में कम से कम 10 साल लग जाते। हालांकि 10 साल में दिव्य विकास लोक में पहुंचना शक्ति सिंधु महाद्वीप में पहले से ही एक अविश्वसनीय गति थी। लेकिन यह देखते हुए कि महारानी रेणुका और एल्डर योगिता पहले ही दिव्य विकास लोक में पहुंच चुकी थीं, वे खुद को तोड़ने के लिए इतना समय नहीं बिताना चाहती थीं। महारानी रेणुका और एल्डर योगिता की साधना गति को देखते हुए अगर वे अगले 10 वर्षों तक अर्ध दिव्य विकास लोक में ही बनी रहीं, तो कौन जानता है कि तब तक वे किस स्तर पर पहुंच चुकी होंगी। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो महारानी रेणुका और एल्डर योगिता के साथ उनका फासला बढ़ता ही जाएगा। एल्डर योगिता की बड़ी बहनें होने के नाते वे बहुत पीछे नहीं रहना चाहती थीं। जहां तक एल्डर विदुषी और एल्डर नयना की बात है, जो लगातार उनके यहां मुफ्तखोरी करने आती थीं, सूर्यवीर को उन्हें मना करने में बुरा लगता था। आखिरकार वे महारानी रेणुका की गुरु बहनें एल्डर्स थीं, वे उन्हें कैसे मना कर सकते थे। इसके अलावा जब विराट और महारानी रेणुका युमेश शाही शहर के लिए दक्षिणी महाद्वीप से निकले थे तो विराट पूरी विशाल मछली पीछे छोड़ गए थे। 1000 फीट की मछली एल्डर विदुषी और एल्डर नयना का 1.5 साल तक पेट भर सकती थी, भले ही वे मुफ्तखोरी करने आए। देखते ही देखते 20 दिन बीत गए। महारानी रेणुका विराट के साथ युमेश शाही शहर से 1 खरब मील दक्षिण में पहुंच चुकी थीं। महारानी रेणुका सीधे विराट को लेकर युमेश शाही शहर में नहीं गईं। इसके बजाय उन्होंने शहर से 1 खरब मील दक्षिण में एक पहाड़ी जंगल पाया और विराट से वहां एक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करवाया। युमेश शाही शहर के भीतर दिव्य पवन महल का मुख्यालय संभवतः नष्ट हो चुका था, जिससे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण व्यूह स्थापित करना अविश्वसनीय था। हालांकि फणीश्वर और अन्य लोगों को शायद पहले से ही शक था कि महारानी रेणुका के पास स्थानांतरण व्यूह स्थापित करने की क्षमता है, लेकिन जब तक वे इसे अपनी आंखों से नहीं देख लेते, वे इसे नकार नहीं सकते थे। यहाँ स्थानांतरण व्यूह स्थापित करना, दिव्य पवन महल के शिष्यों को इसके माध्यम से आने देना और फिर मेघनौका से युमेश शाही शहर की यात्रा करना सबसे सुरक्षित तरीका था। जब विराट ने स्थानांतरण व्यूह सक्रिय किया तो सबसे पहले बाहर निकलने वाली एल्डर योगिता थीं। एल्डर योगिता से निकल रही शक्तिशाली आभा को देखकर महारानी रेणुका हैरान और खुश दोनों थीं। मौसी योगिता, आपने भी दिव्य विकास लोक में कदम रख दिया, महारानी रेणुका ने खुशी से झूमते हुए कहा।
वह पूरी तरह से अनजान थीं कि एल्डर योगिता ने दिव्य विकास लोक में सफलता प्राप्त कर ली है, क्योंकि एल्डर योगिता ने किसी और को महारानी रेणुका को बताने की अनुमति नहीं दी थी। उनका मकसद उन्हें सरप्राइज देना और उनके सामने अपनी शान दिखाना था। हे रेणुका, अब से दिव्य पवन महल इसे अपनी गौरवशाली चोटी पर ले जाने के लिए हम दोनों पर निर्भर करेगा, एल्डर योगिता ने गर्व से हंसते हुए कहा। महारानी रेणुका के चेहरे पर खुशी के भाव देखकर उन्हें एक गुप्त आनंद की लहर महसूस हुई। अब महारानी रेणुका के लिए उनका संबोधन अधिक अनौपचारिक था। पहले की तरह नहीं, जब वह उन्हें पैलेस मास्टर या महारानी कहकर संबोधित करती थीं। पहले वह एल्डर विदुषी और एल्डर नयना सभी सम्मानपूर्वक रेणुका को पैलेस मास्टर कहकर संबोधित करती थीं, न कि उनके उपनाम का उपयोग करती थीं, ताकि दिव्य पवन महल के भीतर रेणुका का अधिकार बना रहे। आखिरकार उस समय महल के भीतर महारानी रेणुका की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ग्रैंड एल्डर कात्यायनी के पास अपार शक्ति थी। दिव्य पवन महल के भीतर महारानी रेणुका की स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें स्वाभाविक रूप से हर तरह से उनकी गरिमा को बनाए रखना पड़ता था। हालांकि अब इसकी आवश्यकता नहीं थी। महल के भीतर महारानी रेणुका की प्रतिष्ठा अब अद्वितीय थी, यहां तक कि महल के संस्थापक पूर्वज के बराबर। दिव्य पवन महल का कौन सा शिष्य या एल्डर अब उनका अनादर करने की हिम्मत करेगा? वे तो उनकी चापलूसी करने में बहुत व्यस्त थे। इसलिए न केवल एल्डर योगिता बल्कि एल्डर विदुषी और एल्डर नयना भी अब महारानी रेणुका को संबोधित करने के तरीके पर पहले जितना ध्यान नहीं देती थी। खासकर सूर्यवीर को महारानी रेणुका को रेणुका कहकर संबोधित करते देख एल्डर योगिता और भी कम हीन महसूस करने लगी। इसलिए वे संबोधन के अपने पुराने तरीके पर लौट आईं। महारानी रेणुका को स्वाभाविक रूप से संबोधन के इन रूपों की परवाह नहीं थी। वह वास्तव में अपनी एल्डर्स जैसे योगिता, विदुषी और नयना द्वारा रेणुका कहलाना पसंद करती थी, क्योंकि यह अधिक अपनापन महसूस कराता था। अगर वे उन्हें पैलेस मास्टर कहकर संबोधित करती तो यह काफी दूर का लगता। जब दिव्य पवन महल के सभी शिष्य और तलवार संप्रदाय के शिष्य, जिनमें माया, आयु, नलिनी, गुरु भूपति, दामिनी, युवराज, युवान और कुंवर चंद्रभान शामिल थे, स्थानांतरण व्यूह से उभरे, तो विराट ने इसे नष्ट कर दिया और इसे स्थापित करने में उपयोग की गई सामग्री को पुनः प्राप्त कर लिया। युमेश शाही शहर के इतना करीब यहां एक स्थानांतरण व्यूह छोड़ना सुरक्षित नहीं था। हालांकि वह इसे छिपाने के लिए एक गोपन व्यूह स्थापित कर सकते थे, लेकिन उनके वर्तमान साधना स्तर के साथ ऐसा व्यूह साधारण आरोहण लोक के योद्धाओं को मूर्ख बना सकता है, लेकिन यह आरोहण लोक के शिखर या उससे ऊपर के लोगों को मूर्ख बनाने में सक्षम नहीं हो सकता है। स्थानांतरण व्यूह दिव्य पवन महल के मुख्यालय में स्थापित किया गया था, क्योंकि सूर्यवीर, महारानी रेणुका और दिव्य पवन महल के विशेषज्ञों का एक समूह वहां था, जो बाहरी लोगों को जांच करने से रोकता था। युमेश शाही शहर के इतने करीब ऐसी सुनसान जगह पर अकेले स्थानांतरण व्यूह छोड़ना विराट के लिए एक सुरक्षित विकल्प नहीं था। खरबों मील की दूरी आरोहण लोक से नीचे के योद्धाओं के लिए बहुत दूर लग सकती है, लेकिन आरोहण लोक के शिखर विशेषज्ञों के लिए यह केवल एक दिन की यात्रा है। दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों के लिए यह व्यावहारिक रूप से एक पत्थर फेंकने की दूरी है। यह सब पूरा करने के बाद महारानी रेणुका ने दिव्य पवन महल की मेघ नौका निकाली, जिसमें दिव्य पवन महल के कई शिष्य सवार थे, और युमेश शाही शहर की ओर उड़ चली। एक दिन बाद वे युमेश शाही शहर पहुंचे। जब उन्होंने महारानी रेणुका और एल्डर योगिता, दो दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को मेघ नौका से बाहर निकलते देखा, तो हर कोई पूरी तरह से हैरान रह गया। हालांकि उन्हें पहले ही खबर मिल चुकी थी कि महारानी रेणुका ने दिव्य विकास लोक में कदम रख दिया है, लेकिन एल्डर योगिता ने भी दिव्य विकास लोक में कैसे कदम रख दिया? सिर्फ एक महीने में दिव्य पवन महल ने 2 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ प्राप्त कर लिए थे। अगर सूर्यवीर को भी शामिल किया जाए तो 2 महीने से भी कम समय में दिव्य पवन महल ने कुल 3 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ प्राप्त कर लिए थे। दिव्य विकास लोक में कदम रखना यह इतना आसान कब हो गया? सच कहा जाए तो सूर्यवीर का दिव्य विकास लोक में प्रवेश करना बहुतों को आश्चर्यचकित नहीं करता था, क्योंकि वे पहले से ही असाधारण राक्षसी प्रतिभा वाले एक युद्ध कला के महारथी थे। हालांकि जब महारानी रेणुका ने भी यह उपलब्धि हासिल की तो लोगों को संदेह होने लगा कि दिव्य पवन महल के पास कोई ऐसी विधि है जो दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने की संभावनाओं को काफी बढ़ा सकती है। आज तक एल्डर योगिता को सफलतापूर्वक दिव्य विकास लोक में प्रवेश करते देख किसी को अब कोई संदेह नहीं रहा। दिव्य पवन महल के पास निश्चित रूप से कोई ऐसी विधि है जो दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने की संभावनाओं को बहुत बढ़ा सकती है। अन्यथा सूर्यवीर, रेणुका और योगिता के लिए 2 महीने की इतनी कम अवधि में दिव्य विकास लोक में प्रवेश करना असंभव होता। अगर एक सफलता संयोग थी तो 2 को भाग्य माना जा सकता है, लेकिन लगातार 3 को संयोग या भाग्य से नहीं समझाया जा सकता। आमतौर पर एक अर्ध दिव्य विकास लोक योद्धा के दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने की संभावना बेहद कम होती है। यदि 100 अर्ध दिव्य विकास लोक योद्धाओं में से 2 या 3 सफलतापूर्वक दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर पाते तो इसे बहुत अच्छा माना जाता। मोटे तौर पर कहा जाए तो एक अर्ध दिव्य विकास लोक योद्धा के दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने की संभावना दयनीय रूप से कम, केवल 1% है। यानी 100 अर्ध दिव्य विकास लोक योद्धाओं में से आमतौर पर केवल एक ही सफलतापूर्वक दिव्य विकास लोक में प्रवेश करेगा। यही कारण है कि शक्ति सिंधु महाद्वीप पर दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ इतने कम हैं। सूर्यवीर, रेणुका और योगिता सभी ने 2 महीने से भी कम समय में सफलतापूर्वक दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया। यह अनिवार्य रूप से पुष्टि करता है कि दिव्य पवन महल के पास दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने की संभावना को काफी बढ़ाने की एक विधि है। इस विधि के साथ दिव्य पवन महल की भविष्य की विकास क्षमता असीमित होगी। समय दिया जाए तो यह 3 प्राचीन परिवारों से भी आगे निकलकर एक महाशक्ति बन सकता है। महारानी रेणुका, साथी योगिता, बधाई हो। रत्न भंडार संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख सेठ लालचंद महारानी रेणुका और एल्डर योगिता को बधाई देने के लिए सबसे पहले आकाश में उड़े। अब दिव्य पवन महल की क्षमता असीमित है। केवल ताकत के मामले में दिव्य पवन महल उनके रत्न भंडार संप्रदाय से बहुत कमजोर नहीं है। स्वाभाविक रूप से वह दिव्य पवन महल के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। वास्तव में सेठ लालचंद का बयान पहले से ही पक्ष लेने का एक स्पष्ट संकेत था। दिव्य पवन महल के प्रति उनकी पहल का मतलब था कि वे और रत्न भंडार संप्रदाय, ठाकुर परिवार, जयपाल परिवार और दाव संघ के प्रमुख और ही गुट के खिलाफ खड़े होंगे। यह रत्न भंडार संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम था। हालांकि अगर उन्होंने अभी पक्ष नहीं लिया तो बाद में ऐसा करने का कोई मतलब नहीं होगा जब दिव्य पवन महल वास्तव में एक महाशक्ति बन जाएगा। दोनों पक्षों के बीच गठबंधन के लिए यह शर्त थी कि उनकी ताकत अपेक्षाकृत समान हो। यदि दिव्य पवन महल की ताकत रत्न भंडार संप्रदाय से बहुत आगे निकल जाती
तो रत्न भंडार संप्रदाय अब उसके साथ गठबंधन करने की स्थिति में नहीं होता। लाभ प्राप्त करने के लिए हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। यह एक जुआ है। यदि वे जीतते हैं तो रत्न भंडार संप्रदाय दिव्य पवन महल की मदद से नई ऊंचाइयों को छू सकता है। यदि वे हारते हैं तो रत्न भंडार संप्रदाय का भी वही हश्र होगा जो दिव्य पवन महल का होगा। बिना किसी जोखिम या कीमत चुकाए अनगिनत लाभ प्राप्त करने जैसी कोई चीज नहीं है। धन्यवाद। महारानी रेणुका ने हाथ जोड़कर अभिवादन का उत्तर दिया। उनका लहजा न तो बहुत ज्यादा उत्साही था और न ही बहुत ठंडा। रत्न भंडार संप्रदाय के बारे में उनकी कोई खास अच्छी राय नहीं थी, लेकिन वह उन्हें नापसंद भी नहीं करती थी। कम से कम मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के पहले भाग के दौरान सेठ लालचंद उन पर हमला करने के लिए ठाकुर विक्रम सिंह, महंत गजेंद्र और अधिपति लोकेश के साथ शामिल नहीं हुए थे। केवल उसी आधार पर सेठ लालचंद के बारे में उनकी काफी अच्छी राय थी। महारानी रेणुका, आपके दिव्य पवन महल का मुख्यालय लड़ाई में नष्ट हो गया था। हमारी रत्न भंडार कंपनी के पास कई खाली जगह हैं। आपका संप्रदाय आवास के लिए रत्न भंडार कंपनी में भी जा सकता है, सेठ लालचंद ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर महारानी रेणुका थोड़ा हिचकिचाईं, लेकिन अंततः सहमत हो गईं। उस स्थिति में मैं संप्रदाय प्रमुख लालचंद को कष्ट दूंगी। वह बता सकती थीं कि सेठ लालचंद उनके दिव्य पवन महल के प्रति सद्भावना दिखाने की पहल कर रहे थे। हालांकि दिव्य पवन महल की ताकत काफी बढ़ गई है, फिर भी यह कुछ अलग थलग दिखाई देता है। वह रत्न भंडार संप्रदाय को नापसंद नहीं करती, और चूंकि सेठ लालचंद ने जैतून की शाखा बढ़ाने की पहल की है, इसलिए दोनों पक्षों के बीच गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता। सेठ लालचंद के निमंत्रण को स्वीकार करने का उनका मतलब है कि दिव्य पवन महल और रत्न भंडार संप्रदाय के बीच गठबंधन के बारे में बातचीत की गुंजाइश है। यदि वह आज सेठ लालचंद के निमंत्रण को अस्वीकार कर देती तो इसका मतलब होता कि दिव्य पवन महल का रत्न भंडार संप्रदाय के साथ गठबंधन बनाने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि दिव्य पवन महल की महारानी अभी निश्चित नहीं है कि रत्न भंडार संप्रदाय के साथ गठबंधन किया जाए या नहीं, लेकिन वह पैंतरेबाजी की किसी भी संभावना को पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यह हमारे रत्न भंडार संप्रदाय के लिए सम्मान की बात है कि महारानी रेणुका और दिव्य पवन महल के सभी लोग अपनी उपस्थिति से रत्न भंडार कंपनी की शोभा बढ़ाएंगे। हमें आपको परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर सेठ लालचंद ने जल्दी से कहा। वे बहुत खुश थे। महारानी रेणुका, साथी योगिता, दिव्य पवन महल के साथी दांववादी, कृपया। सेठ लालचंद ने महारानी रेणुका, एल्डर योगिता, एल्डर गार्गी और अन्य लोगों की ओर इशारा किया। महारानी रेणुका और एल्डर योगिता सेठ लालचंद के पीछे पीछे रत्न भंडार कंपनी की ओर उड़ चली। युमेश शाही शहर में रत्न भंडार कंपनी बेहद विशाल थी। उस अखाड़े के बाद दूसरे स्थान पर जहां दाव संघ ने मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता आयोजित की थी, और यहां तक कि युमेश शाही महल के बराबर भी। आखिरकार पूरा युमेश राजवंश वास्तव में रत्न भंडार संप्रदाय के प्रभाव में था। हालांकि युमेश शाही शहर को दाव संघ और विभिन्न ताकतों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था, फिर भी रत्न भंडार संप्रदाय ने यहां सबसे प्रमुख स्थान बनाए रखा। विशाल रत्न भंडार कंपनी आसानी से दिव्य पवन महल के 10,000 से अधिक शिष्यों को समायोजित कर सकती थी। दाव संघ मुख्यालय में ऐसा लगता है कि सेठ लालचंद ने सूर्यवीर के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया है। एल्डर फणीश्वर ने आकाश में दृश्य पर नजर डाली और आह भरने से खुद को नहीं रोक सके। वह बूढ़ा कमीना, क्या वह वास्तव में सोचता है कि सूर्यवीर की अस्थायी शान वास्तव में हमारे ठाकुर परिवार को टक्कर दे सकती है? 3 प्राचीन परिवारों की नींव उसकी समझ से परे है। अगर दाव संघ नहीं होता तो सूर्यवीर को मारना हमारे ठाकुर परिवार के लिए बाएं हाथ का खेल होता। ठाकुर विक्रम सिंह ने आकाश में दृश्य देखते हुए गंभीर रूप से कहा। 1 महीने पहले ठाकुर विक्रमादित्य युमेश शाही शहर आए थे और ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के साथ भाग गए थे। हालांकि ठाकुर परिवार के युवा मालिक और इस मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में ठाकुर परिवार के नेता के रूप में ठाकुर विक्रम सिंह उनके साथ नहीं भाग सकते थे, अन्यथा ठाकुर परिवार की प्रतिष्ठा वास्तव में गिर जाती। युमेश शाही शहर में रहना जोखिम भरा था। वह भाग नहीं सकते थे, लेकिन वहां रहने से उनकी जान को खतरा था। इसलिए उन्होंने ठाकुर परिवार के क्षेत्र में रहने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय एल्डर फणीश्वर की शरण लेने के लिए दाव संघ के मुख्यालय आ गए। फणीश्वर ने ठाकुर विक्रम सिंह की ओर देखा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। ठाकुर विक्रम सिंह के शब्द पूरी तरह से डींग मारने वाले नहीं थे। यदि ठाकुर परिवार वास्तव में लागत की परवाह किए बिना लामबंद हो जाता तो सूर्यवीर की ताकत के साथ भी वह संभवतः अकेले पूरे ठाकुर परिवार की शक्ति का सामना नहीं कर सकते थे। हालांकि इस तरह का दृष्टिकोण विफल होना तय था। सूर्यवीर का शिकार करने के लिए ठाकुर विक्रमादित्य की दक्षिणी महाद्वीप की गुप्त यात्रा ने पहले ही दाव संघ की एक बड़ी वर्जना का उल्लंघन किया था। यह केवल इसलिए था क्योंकि दाव संघ का मुख्य युद्ध गुट वर्तमान में सीमा पर लगा हुआ था, दानव सेना से लड़ रहा था और ठाकुर विक्रमादित्य पर ध्यान देने में असमर्थ था कि उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा। यदि ठाकुर परिवार ने सूर्यवीर को घेरने के लिए और भी अधिक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को तैनात करने की हिम्मत की तो वे दाव संघ के मुख्य युद्ध गुट को केवल सजावट की तरह मान रहे होंगे। यदि उन्होंने वास्तव में दाव संघ के मुख्य युद्ध गुट को नाराज कर दिया तो यह हंसी की बात नहीं होगी। चूंकि ठाकुर परिवार क्रूर तरीके पसंद करता था तो उन्हें किसी नियम का पालन क्यों करना चाहिए? हालांकि ठाकुर परिवार अविश्वसनीय रूप से गहरी नींव वाले 3 प्राचीन कुलीन परिवारों में से एक था, लेकिन क्या उनकी नींव दाव संघ से आगे निकल सकती थी? स्पष्ट रूप से कहें तो फणीश्वर नहीं चाहते थे कि ठाकुर विक्रम सिंह दाव संघ के क्षेत्र में रहें। यदि सूर्यवीर वास्तव में अपनी तलवार लेकर अंदर आ जाते तो वहां छिपे ठाकुर विक्रम सिंह केवल उनके साथ नीचे घसीटे जाते और सूर्यवीर द्वारा मारे जाते। हालांकि सूर्यवीर उन्हें सीधे तौर पर नहीं मार सकते थे, फिर भी वे गुस्से में कुछ तलवार के वार कर सकते थे और ठाकुर विक्रम सिंह इसके खिलाफ असहाय होते। हालांकि फणीश्वर ठाकुर विक्रम सिंह को बस ऐसे ही नहीं भेज सकते थे। आखिरकार ठाकुर विक्रम सिंह ठाकुर परिवार के युवा मालिक थे और यदि वे उन्हें सीधे भगा देते तो यह ठाकुर परिवार के लिए बहुत अपमानजनक होता। उन्होंने पहले ही सूर्यवीर और दिव्य पवन महल को नाराज कर दिया था और दाव संघ के भीतर उन्हें युद्ध समर्थक गुट द्वारा नापसंद किया जाता था। अगर उन्होंने ठाकुर परिवार को भी नाराज कर दिया तो वे वास्तव में मुसीबत में पड़ जाएंगे। सौभाग्य से इस बार सूर्यवीर साथ नहीं आए, जिससे फणीश्वर को काफी राहत मिली। दिव्य पवन महल के युमेश शाही शहर लौटने के अगले दिन एल्डर फणीश्वर ने दाव संघ के दाववादी शिष्यों, 3 प्राचीन परिवारों और 5 प्रमुख संप्रदायों को मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के दूसरे भाग की शुरुआत की तैयारी के लिए युमेश शाही शहर के युद्ध कला अखाड़े में बुलाया।
मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के बाद के भाग में दाओ संघ 3 प्राचीन परिवारों और 5 प्रमुख संप्रदायों के बाहर के योद्धाओं को देखने की अनुमति नहीं थी। इसलिए जब सभी अखाड़े में एकत्र हुए तो फणीश्वर ने तुरंत करोड़ों मील के दायरे में क्षेत्र को पूरी तरह से सील करने का आदेश दिया, जिससे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को मैदान पर कदम रखने से मना किया जा सके। वास्तव में संबंधित प्रतिभागियों के अलावा कोई और नहीं जानता था कि मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता 2 भागों में विभाजित थी। ज्यादातर लोगों ने मान लिया कि मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता पूरी तरह से दाओ संघ 3 प्राचीन परिवारों और 5 प्रमुख संप्रदायों के लिए शिष्यों की भर्ती के लिए थी। इसलिए मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता का पहला भाग समाप्त होने के बाद दाओ संघ 3 प्राचीन परिवारों और 5 प्रमुख संप्रदायों के योद्धाओं को छोड़कर अधिकांश योद्धा पहले ही युमेश शाही शहर छोड़ चुके थे। अखाड़े के ऊपर फणीश्वर ने नीचे एकत्र हुए विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों को गंभीरता से देखा और कहा, मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता का दूसरा भाग वह है जिसे हम आयोजित करने वाले हैं। यह असली मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता है। यह हमारे दाव संघ का एक शीर्ष रहस्य है और इसे बाहरी लोगों के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता है। इसलिए इससे पहले कि मैं आपको आधिकारिक तौर पर मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता का विवरण बताऊं, आप सभी को विधाता की शपथ लेनी होगी और यह वादा करना होगा कि आप इस स्थल के बाहर किसी को भी प्रतियोगिता के दूसरे भाग के बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे। फणीश्वर के शब्दों को सुनकर सभी को सिहरन महसूस हुई। आखिर यह मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता क्या थी? इसमें दाव संघ के रहस्य कैसे शामिल हो सकते थे और इसमें भाग लेने के लिए विधाता की शपथ लेने की आवश्यकता क्यों थी? हालांकि चूंकि फणीश्वर ने यह अनुरोध किया था, इसलिए सभी के पास अनुपालन करने और शपथ लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इतने सारे योद्धाओं के एक ही शपथ लेने के साथ स्वर्गीय दाव ऊर्जा की एक अविश्वसनीय रूप से भयानक लहर अखाड़े पर उतरी, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों पर अपनी छाप छोड़ी। यदि कोई आज स्वर्गीय दाव द्वारा ली गई शपथ का उल्लंघन करता है तो उन्हें स्वर्गीय दाव द्वारा दंडित किया जाएगा और कोई भी इसके प्रकोप से नहीं बच पाएगा। जब स्वर्गीय दाव के उतार चढ़ाव उतरे तो दिव्य विकास लोक के फणीश्वर जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी गंभीर और तनावग्रस्त थे। चाहे कोई योद्धा कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे स्वर्गीय दाव की शक्ति का सामना नहीं कर सकते। स्वर्गीय दाव के उतार चढ़ाव के छितराने के बाद अखाड़े में सभी ने आखिरकार राहत की सांस ली। पहले स्वर्गीय दाव के दबाव में कोई भी तनाव मुक्त नहीं रह सकता था। ठीक है, अब जब सभी ने विधाता की शपथ ले ली है तो अब मैं आपको मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता का विवरण बताऊंगा। फणीश्वर ने भीड़ पर नजर डाली और कहा, मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता युमेश शाही शहर में नहीं बल्कि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र? यह शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र क्या है? क्या मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता युमेश शाही शहर में आयोजित नहीं होती है? यह अचानक शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र कैसे बन गया? यह शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र आखिर कहां है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। फणीश्वर के शब्दों को सुनकर नीचे की भीड़ तुरंत भ्रमित हो गई और आपस में चर्चा करने लगी। वहां मौजूद अधिकांश लोगों ने शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का नाम कभी नहीं सुना था, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के बाद के भाग में भाग लिया था। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र एक ऐसी दुनिया है जिसे हमारे दाव संघ ने खोजा है। इस दुनिया का प्रवेश द्वार मध्य महाद्वीप में हर 300 साल में एक बार दिखाई देता है। यही कारण है कि दाव संघ हर 300 साल में मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता आयोजित करता है। फणीश्वर ने नीचे की भीड़ को देखते हुए जारी रखा, शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र अत्यंत विशाल है। अब तक प्राप्त जानकारी के आधार पर इसका क्षेत्र हमारे शक्ति सिंधु महाद्वीप से कम नहीं होना चाहिए। इतने वर्षों की खोज के बाद शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का हमारे दाव संघ का अन्वेषण इसके आकार के 10,000वें हिस्से से भी कम है। मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के बाद के भाग में इस दुनिया की खोज करना शामिल है। आप इसके रहस्यों का पता लगाने और विभिन्न खजानों की खोज करने के लिए एक स्थानिक मार्ग प्रवेश द्वार के माध्यम से इस दुनिया में प्रवेश करेंगे। मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में रैंकिंग इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इस दुनिया में क्या हासिल करते हैं। आपको जितने अधिक अवसर और खजाने मिलेंगे, आपकी रैंकिंग उतनी ही अधिक होगी और दाव संघ से पुरस्कार उतने ही अधिक होंगे। इसके बाद मैं आप में से प्रत्येक को शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का एक नक्शा दूंगा। यह नक्शा उस क्षेत्र पर आधारित है जिसे दाव संघ ने पहले ही खोज लिया है। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने पर आपका एक कार्य इसके अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाना और इस नक्शे को और परिष्कृत करना है। मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद अपने नक्शे मुझे सौंप दें। नक्शा जितना अधिक पूर्ण होगा, स्कोर उतना ही अधिक होगा और रैंकिंग उतनी ही अधिक होगी। इस मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के शीर्ष 10 को दाव संघ के दिव्य विकास लोक एल्डर का शिष्य बनने, दाव संघ के विरासत मैदान में प्रवेश करने और पुरस्कार के रूप में एक अर्ध आदि जादुई खजाना और 10 करोड़ ग्रेड 9 आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। फणीश्वर के शब्दों को सुनकर नीचे का अखाड़ा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। क्या? एक अर्ध आदि जादुई खजाना और 10 करोड़ ग्रेड 9 आध्यात्मिक पत्थर? हे भगवान, 10 करोड़ ग्रेड 9 आध्यात्मिक पत्थर! यह 1 खरब ग्रेड 8 आध्यात्मिक पत्थर है। यह जीवन भर के लिए काफी से भी ज्यादा है। क्या तुम्हारा ध्यान भटक गया है? दाव संघ के एक दिव्य विकास लोक एल्डर का शिष्य बनना और दाव संघ के विरासत मैदान में प्रवेश करना, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है? इस मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के उदार पुरस्कारों के बारे में सुनकर अनगिनत योद्धा तुरंत उत्साहित हो गए और आपस में चर्चा करने लगे। न केवल विभिन्न संप्रदायों के शिष्य उत्साहित थे, बल्कि 5 प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय नेता और एल्डर भी इतने उदार पुरस्कारों से ईर्ष्या कर रहे थे। उनमें से कई के लिए इतनी बड़ी रकम उनकी पूरी संपत्ति के बराबर भी नहीं होगी। इस बार दाव संघ ने वास्तव में पूरी ताकत लगा दी थी। पिछली मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिताओं में यहां तक कि शीर्ष 3 विजेताओं को भी केवल एक शीर्ष श्रेणी का 9वीं रैंक का जादुई हथियार और 1 करोड़ 9वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थर मिले थे, जो इस साल की प्रतियोगिता से बहुत कम थे। शांत हो जाओ, मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। फणीश्वर ने हाथ हिलाया, चुप्पी का संकेत दिया। फणीश्वर के शब्दों को सुनकर भीड़ ने तुरंत अपनी चर्चा बंद कर दी। मैंने अभी जो उल्लेख किया है वह केवल शीर्ष 10 के लिए इनाम था। यदि आप शीर्ष 3 में प्रवेश कर सकते हैं तो आपको एक आदि जादुई खजाना और 1 अरब 9वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थरों का इनाम मिलेगा। फणीश्वर ने धीरे से कहा, इस बार मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के पुरस्कार इतिहास में किसी भी पिछली मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता की तुलना में दर्जनों गुना अधिक उदार है। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें संजोएंगे और कड़ी मेहनत करेंगे। सच कहा जाए तो दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ फणीश्वर भी इस मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में शीर्ष 3 के पुरस्कारों से बेहद ईर्ष्या महसूस कर रहे थे।
क्योंकि उनके पास भी अभी तक कोई आदि जादुई खजाना नहीं था। बूम! जैसे ही फणीश्वर ने यह कहा, पूरा अखाड़ा पूरी तरह से पागल हो गया। यहां तक कि 3 प्राचीन कुलीन परिवारों के एल्डर और 5 प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय नेता भी अपना संयम नहीं रख सके और अकल्पनीय हद तक हैरान रह गए। दाव संघ मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में शीर्ष 3 के लिए इतना आश्चर्यजनक इनाम क्यों देगा? ऐसे पुरस्कार वहां मौजूद अनगिनत अर्धदिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को पागल करने के लिए काफी थे। हालांकि करीब से जांच करने पर उन्हें एहसास हुआ कि इस साल की मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे मजबूत लाइनअप था। महायोद्धा मानव और शिखा शर्मा जैसी शीर्ष प्रतिभाओं को छोड़ दें, यहां तक कि पृथ्वी योद्धा सूची के शीर्ष 10 में से कोई भी, ठाकुर विजय, जगन जयपाल, कुंवर ललित, भैरव, रागिनी, लोकेंद्र, हेमंत और शेखर शर्मा पिछली मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिताओं में निर्विवाद नंबर 1 सेनानी होता। इन शीर्ष 10 मार्शल आर्ट विलक्षणताओं के अलावा विराट, चंपा, वैदेही, माया और आयु जैसी हाल ही में उभरती हुई प्रतिभाएं भी थीं। ये मार्शल आर्ट जीनियस किसी भी अन्य मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में निस्संदेह चमकते और निर्विवाद चैंपियन बन जाते, लेकिन इस प्रतियोगिता में ये सभी असाधारण प्रतिभाएं एक साथ जमा हुई थीं, जिससे यह नायकों का सच्चा जमावड़ा बन गया। इस साल की मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता असाधारण रूप से प्रतिस्पर्धी होने के लिए किस्मत में थी। दाव संघ के उदार पुरस्कारों का उद्देश्य संभवतः सभी को शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का लग्न से पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस साल की मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में इतनी सारी बेजोड़ प्रतिभाएं जमा हुई हैं, कौन जानता है कि उन्हें क्या अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। स्पष्ट रूप से अपनी मार्शल आर्ट प्रतिभा के साथ भी यदि वे समान स्तर पर मार्शल आर्ट विलक्षणताओं के इस समूह के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे तो वे शायद शीर्ष 10 में भी नहीं आ पाएंगे। शीर्ष 3 तो दूर की बात है, इसके अलावा इनमें से लगभग हर मार्शल आर्ट विलक्षणता के पास असाधारण खजाने हैं। उदाहरण के लिए महायोद्धा मानव और शिखा शर्मा के पास पहले से ही 9वीं रैंक के शीर्ष स्तरीय जादुई हथियार हैं, जबकि विराट और चंपा के पास 9वीं रैंक के शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर के जादुई हथियार हैं। उनके जैसी मार्शल आर्ट विलक्षणताओं के लिए यदि इनाम केवल एक 9वीं रैंक का शीर्ष स्तरीय जादुई हथियार और 10 करोड़ 9वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थर होते तो इसमें कोई अपील नहीं होती। भले ही उन्हें शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में महान अवसर और कई खजाने मिले, वे रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनका उपयोग नहीं कर सकते। उनके जैसी असाधारण प्रतिभाशाली प्रतिभाओं के लिए, जिनके पास अपार धन और अद्वितीय प्रतिभा दोनों हैं, केवल वास्तव में पर्याप्त पुरस्कार ही उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। इस तरह सोचते हुए विभिन्न संप्रदायों के संप्रदाय नेता और एल्डर काफी हद तक आश्वस्त महसूस कर रहे थे। फणीश्वर ने नीचे अविश्वसनीय रूप से उत्साहित योद्धाओं पर नजर डाली, अपना हाथ हिलाया और उनके हाथ से अनगिनत स्क्रॉल उड़े, जो नीचे के प्रत्येक योद्धा की ओर बढ़े। यह देखकर नीचे के योद्धाओं ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और उन स्क्रॉल को पकड़ लिया जो उनकी ओर उड़े थे। विराट ने अपनी ओर उड़ते हुए स्क्रॉल को लिया, उसे खोला और उस पर बना एक नक्शा देखा। उन्होंने नक्शे की बारीकी से जांच की, उनके भीतर अचानक परिचित होने का एहसास हुआ। यह नक्शा इतना परिचित क्यों लग रहा था? अपने हाथ में नक्शे को देखते हुए विराट संदेह से भर गए। उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया, यह याद करने की कोशिश की कि उन्होंने पहले वही नक्शा कहां देखा था। काफी देर बाद विराट को अचानक याद आया, यह नक्शा उन 2 स्क्रॉल में से एक था जो उन्होंने आभा धाम में विरासत महल की 4थी मंजिल पर खजाने के कमरे में प्राप्त किए थे। तो बैंगनी तलवार स्वामी द्वारा छोड़ा गया नक्शा शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का नक्शा था। कोई आश्चर्य नहीं कि बैंगनी तलवार स्वामी ने कहा कि यह नक्शा केवल तभी उपयोगी होगा जब वह मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता की नवागंतुक रैंकिंग के शीर्ष 10 में प्रवेश कर सके। अगर वह शीर्ष 10 में प्रवेश नहीं कर पाता तो उसे मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के दूसरे भाग में भाग लेने का मौका नहीं मिलता और नक्शा बेकार हो जाता। विराट ने ध्यान से बैंगनी तलवार स्वामी द्वारा छोड़े गए उस नक्शे को याद किया जिसे उन्होंने पहले देखा था और उसकी तुलना अपने हाथ में मौजूद नक्शे से की। उन्होंने पाया कि जहां कई समानताएं थीं वहीं कई अंतर भी थे। कुछ आइटम उनके हाथ के नक्शे पर मौजूद थे लेकिन बैंगनी तलवार स्वामी द्वारा छोड़े गए नक्शे पर नहीं, जबकि अन्य बैंगनी तलवार स्वामी द्वारा छोड़े गए नक्शे पर मौजूद थे लेकिन दाव संघ द्वारा दिए गए नक्शे पर नहीं। यह देखकर विराट को तुरंत समझ आ गया कि मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के अंत में बैंगनी तलवार स्वामी ने दाव संघ को जो नक्शा सौंपा था वह उनके द्वारा खोजी गई हर चीज का पूरा रिकॉर्ड नहीं था, उन्होंने कुछ छोड़ दिया था। आभा धाम में छोड़ा गया नक्शा उनके द्वारा बनाया गया सबसे व्यापक रिकॉर्ड था। यह प्रथा शायद बैंगनी तलवार स्वामी के लिए अद्वितीय नहीं थी, 5 प्रमुख संप्रदायों और 3 प्राचीन परिवारों के कई योद्धाओं ने भी ऐसा ही किया होगा। आखिरकार हर कोई अपने द्वारा खोजे गए सभी रहस्यों को दाव संघ को पूरी तरह से सौंपने के लिए तैयार नहीं था। जहां तक दाव संघ के नक्शे की बात है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जो बैंगनी तलवार स्वामी द्वारा छोड़े गए नक्शे पर नहीं पाए गए, जिसे आसानी से समझाया जा सकता है। बैंगनी तलवार स्वामी 1 लाख साल पहले रहते थे और उन 10 हजार सालों में दाव संघ ने अनगिनत मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिताएं आयोजित की है। स्वाभाविक रूप से विभिन्न ताकतों के योद्धाओं ने इस दौरान शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का और भी अधिक पता लगाया है। हालांकि बैंगनी तलवार स्वामी द्वारा छोड़े गए नक्शे में अभी भी ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें दाव संघ के योद्धा इतने सालों में नहीं खोज पाए हैं। तैयारियां पूरी होने के बाद फणीश्वर ने एक विशाल मेघ नौका को बुलाया जिससे सभी लोग सवार हो सकें और शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर अपनी यात्रा शुरू कर सकें। मेघ नौका जिस दिशा में यात्रा कर रही थी उससे पता चलता था कि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार स्पष्ट रूप से मेष राजवंश के पूर्व में था। मेघ नौका की गति बहुत तेज नहीं थी, दिव्य पवन महल की मेघ नौका से बहुत अलग नहीं, लगभग 1 खरब मील प्रतिदिन की यात्रा कर रही थी। दाव संघ ने अधिक उन्नत मेघ नौका का उपयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास ऐसे जहाज की कमी थी, बल्कि इसलिए कि वे नहीं चाहते थे कि यह यात्रा बहुत शोर शराबे वाली हो और ध्यान आकर्षित करे। आखिरकार मध्य महाद्वीप में दाव संघ से संबंधित प्रमुख संप्रदायों के अलावा कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो दाव संघ से संबंधित नहीं है, जैसे कि रक्त पिशाच संप्रदाय जो पूरी तरह से मानव जाति का विरोधी है। दाव संघ नहीं चाहता कि रक्त पिशाच संप्रदाय शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार के स्थान का पता लगाए, अन्यथा यह दाव संघ के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाएगा। मेघ नौका पर महारानी रेणुका ने विराट और दिव्य पवन महल के अन्य शिष्यों को शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के बारे में कुछ विवरण और कुछ सावधानियां बताईं। इससे पहले जब विराट और दिव्य पवन महल के अन्य शिष्य अभी तक मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के दूसरे भाग में भाग लेने के लिए योग्य नहीं थे, तो महारानी रेणुका ने विधाता की शपथ के कारण बहुत अधिक जानकारी प्रकट करने की हिम्मत नहीं की।
लेकिन अब जब विराट ने भी मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के दूसरे भाग में भाग लेने के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है तो वह अब इस प्रतिबंध से बाध्य नहीं है। फिर उन्होंने विराट, चंपा और अन्य लोगों को मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के दूसरे भाग के बारे में विस्तार से समझाया। इसके अलावा उन्होंने दिव्य पवन महल द्वारा रिकॉर्ड किए गए शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का नक्शा भी निकाला और मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले दिव्य पवन महल के सभी शिष्यों को सौंप दिया। दिव्य पवन महल द्वारा रिकॉर्ड किए गए नक्शे में दाओ संघ के नक्शे की तुलना में अधिक क्षेत्र शामिल थे। जैसा कि विराट ने उम्मीद की थी, दाओ संघ के विभिन्न संप्रदायों ने कुछ रहस्य रखे थे, अपने नक्शे पूरी तरह से नहीं सौंपे थे। वैसे मौसी रेणुका, शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार वास्तव में कहां है? विराट ने उत्सुकता से पूछा। यह युमेश राजवंश से 300 खरब मील पूर्व में महाप्रलय गर्त नामक स्थान पर है, महारानी रेणुका ने उत्तर दिया। यह सुनकर विराट के मन में लंबे समय से चल रहे एक सवाल का जवाब मिल गया। वह कभी नहीं समझ पाए थे कि मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता युमेश शाही शहर में क्यों आयोजित की गई थी। दाओ संघ की विभिन्न ताकतों के बीच युमेश राजवंश विशेष रूप से उत्कृष्ट शक्ति नहीं थी, यहां तक कि 5 प्रमुख संप्रदायों से भी बहुत हीन थी। इसके अलावा युमेश राजवंश मध्य महाद्वीप के मध्य भाग में नहीं बल्कि इसके सुदूर दक्षिण में स्थित था। न तो ताकत और न ही युमेश राजवंश का स्थान इसे मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए उपयुक्त विकल्प बनाता था। लेकिन अब विराट को आखिरकार समझ आ गया। यह पता चला कि दाओ संघ ने मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के स्थल के रूप में युमेश राजवंश को चुना क्योंकि यह शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार के सबसे करीब था। गुरुमां, चूंकि दाओ संघ इस शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का पता लगाने के लिए इतना उत्सुक है, तो आप आरोहण लोक और दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों को अंदर क्यों नहीं जाने देते? आपकी ताकत के साथ इस शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र की खोज करना बहुत आसान होना चाहिए, है ना? चंपा ने महारानी रेणुका की ओर देखते हुए हैरान होकर पूछा। ऐसा नहीं है कि दाओ संघ नहीं चाहता कि हम आरोहण लोक और दिव्य विकास लोक के योद्धा अंदर जाएं, बल्कि यह है कि आरोहण लोक से ऊपर के योद्धा बस शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का स्थानिक मार्ग प्रवेश द्वार अस्थिर है और आरोहण लोक से ऊपर के योद्धाओं को गुजरने की अनुमति नहीं दे सकता, महारानी रेणुका ने समझाया। यह सही नहीं है। क्या दाओ संघ के पास स्थानिक मार्ग बनाने के साधन नहीं है? वे किसी को इस स्थानिक मार्ग को स्थिर करने के लिए क्यों नहीं भेजते? हंसा कहे बिना नहीं रह सकी। ऐसा नहीं है कि दाओ संघ ऐसा करना नहीं चाहता, बल्कि वे नहीं कर सकते, महारानी रेणुका ने कहा। क्यों? चंपा ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के स्थानिक मार्ग का प्रवेश द्वार महाप्रलय गर्त में स्थित है, महारानी रेणुका ने कहा। महाप्रलय गर्त, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक ऐसा स्थान है जो बेहद अराजक और अस्थिर है। आरोहण लोक से ऊपर के योद्धा महाप्रलय गर्त के पास जाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि एक बार जब वे ऐसा करते हैं तो इससे आसपास की जगह ढह सकती है। तो दाओ संघ महाप्रलय गर्त के पूरे स्थान को स्थिर क्यों नहीं करता? हंसा ने उत्सुकता से पूछा। पगली लड़की, महाप्रलय गर्त की परिधि सैकड़ों अरबों मील है, इतनी बड़ी जगह को कैसे स्थिर किया जा सकता है? भले ही दाओ संघ महाप्रलय गर्त की पूरी जगह को स्थिर कर सके, यह कितनी बड़ी कीमत होगी? एल्डर योगिता ने हंसा पर नजर डाली और कुछ चिढ़ते हुए कहा। वास्तव में दाओ संघ की एक और चिंता भी है। एक बार महाप्रलय गर्त का स्थान स्थिर हो जाने के बाद क्या शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का स्थानिक मार्ग अभी भी दिखाई देगा? महारानी रेणुका ने आगे कहा। आखिरकार शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का स्थानिक मार्ग हमेशा के लिए मौजूद नहीं रहता है। यह हर 300 साल में एक बार दिखाई देता है और प्रत्येक उपस्थिति केवल 2 साल तक रहती है। महाप्रलय गर्त में शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से जुड़ने वाला एक स्थानिक मार्ग होने का कारण ठीक इस स्थान की अस्थिरता है। एक बार जब महाप्रलय गर्त का स्थान स्थिर हो जाता है, जिससे शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का स्थानिक मार्ग अब दिखाई नहीं देता है, तो यह दूसरी बात है। यह सही है, शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र दाओ संघ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और दाओ संघ उस पर जुआ खेलने की हिम्मत नहीं करता, एल्डर योगिता ने कहा। अभी अगर हम महाप्रलय गर्त के स्थान में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो हम अभी भी हर 300 साल में इसका पता लगाने के लिए आरोहण लोक से नीचे के योद्धाओं को भेज सकते हैं। लेकिन अगर महाप्रलय गर्त का स्थान स्थिर हो जाता है, जिससे शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का स्थानिक मार्ग अब दिखाई नहीं देता है, तो दाओ संघ को नुकसान बहुत बड़ा होगा। महारानी रेणुका और एल्डर योगिता की बातें सुनकर आखिरकार सभी को कारण समझ आ गया। गुरुमां, आपने कहा कि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का स्थानिक मार्ग हर बार दिखाई देने पर केवल 2 साल तक रहता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमें 2 साल के भीतर शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र छोड़ना होगा? चंपा ने महारानी रेणुका की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, यह सही है। इसलिए यदि आप अंदर जाते हैं तो समय को न भूलें। आपको 2 साल के भीतर शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र छोड़ना होगा, अन्यथा एक बार स्थानिक मार्ग गायब हो जाने के बाद आपको अगले स्थानिक मार्ग के प्रकट होने तक 300 साल तक अंदर रहना होगा। इसके अलावा आप इन 300 वर्षों के भीतर आरोहण लोक में प्रवेश नहीं कर सकते, अन्यथा आप फिर कभी शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र को नहीं छोड़ पाएंगे, महारानी रेणुका ने निर्देश दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि दाओ संघ ने इतने वर्षों तक शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का पता लगाया है, लेकिन केवल इतना ही पता लगाया है। तो इसलिए विराट ने एहसास की नजर से कहा। दाओ संघ द्वारा वितरित नक्शे को देखते हुए इन वर्षों में शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र की उनकी खोज ने केवल युमेश राजवंश से 4 से 5 गुना बड़े क्षेत्र का खुलासा किया था, जिसमें 4 से 5 खरब मील का दायरा शामिल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि समय की कमी ने योद्धाओं को लंबे समय तक शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में रहने से रोका। हालांकि जहां यह दूसरों के लिए एक सीमा थी, वहीं विराट के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। स्थानांतरण व्यूह पर अपने नियंत्रण के साथ विराट जब तक चाहें तब तक रह सकते थे। भले ही शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का स्थानिक मार्ग गायब हो जाए, वह बस एक स्थानांतरण व्यूह स्थापित कर सकते थे और सीधे दक्षिणी महाद्वीप लौट सकते थे। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद समूह तितर बितर हो गया और अपने कमरों में लौट आया। दाओ संघ के मेघ नौका की गति को देखते हुए महाप्रलय गर्त तक पहुंचने में लगभग 1 वर्ष लगेगा। समूह इस समय का उपयोग अपनी साधना को आगे बढ़ाने और अपनी ताकत में सुधार करने के लिए करना चाहता था। महाब्रह्मज्ञान गोली, प्राचीन ऋण गोली और नागदंत चावल जैसे अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान संसाधनों के साथ उनकी साधना की गति अभूतपूर्व थी। साधना के प्रत्येक अतिरिक्त दिन के साथ उनका साधना स्तर 1 अंक बढ़ जाता था। इस लगभग साल भर की यात्रा में उनकी ताकत में सुधार की अभी भी काफी गुंजाइश थी। दक्षिणी महाद्वीप शस्त्र निर्माण कार्यशाला, एक चमकदार रोशनी चमकी और 1000 फीट लंबा स्वर्ण कवच वाला विशालकाय कार्यशाला में दिखाई दिया।
इस विशालकाय से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा निकल रही थी। हा, हो गया, यह हो गया। 10,000 लोगों को पैदा करने में सक्षम यह 8वीं रैंक का निम्न स्तरीय युद्ध व्यूह कवच आखिरकार सफलतापूर्वक बन गया है। आचार्य केशव ने 1000 फीट लंबे स्वर्ण कवच वाले विशालकाय को देखते हुए उत्साह से कहा, गुरुदेव चलिए जल्दी से सेना की जनशक्ति जुटाते हैं और इस 8वीं रैंक के निम्न स्तरीय युद्ध व्यूह कवच की शक्ति का परीक्षण करते हैं जो 10,000 लोगों को पैदा करने में सक्षम है। जयंत ने बगल से उत्साह से कहा, अच्छा अच्छा, हमें इसका जल्दी परीक्षण करना चाहिए। आचार्य केशव ने जल्दी से उत्तर दिया। उन्होंने तुरंत जनरल रिया से संपर्क किया और थोड़ी देर बाद जनरल रिया व्यक्तिगत रूप से आ गईं। आचार्य केशव, हमारी सैन्य जनशक्ति तैयार है। आपके निम्न श्रेणी के 8वीं रैंक के युद्ध व्यूह कवच का क्या हुआ? जनरल रिया ने आचार्य केशव से उत्साहपूर्वक पूछा। उन्हें लंबे समय से निम्न श्रेणी के 8वीं रैंक के युद्ध व्यूह कवच का इंतजार था। तलवार संप्रदाय की सेना को तत्काल उच्च स्तरीय युद्ध व्यूह कवच की आवश्यकता थी। तलवार संप्रदाय के तेजी से विकास के साथ इसकी सेना में पहले से ही लघु महान क्षेत्र के 2 लाख सैनिक और महान क्षेत्र के 20,000 से अधिक सैनिक थे। पिछला उच्च श्रेणी का 7वीं रैंक का युद्ध व्यूह कवच अब इन अधिक शक्तिशाली सैनिकों के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए पूरी तलवार संप्रदाय सेना उच्च स्तरीय युद्ध व्यूह कवच की सख्त इच्छा रखती थी। हालांकि युद्ध व्यूह कवच बनाना स्वाभाविक रूप से कठिन था और श्रेणी जितनी ऊंची होती उसका उत्पादन करना उतना ही कठिन होता। इससे पहले शस्त्र निर्माण कार्यशाला 8वीं रैंक का युद्ध व्यूह कवच नहीं बना सकती थी, इसलिए जनरल रिया केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकती थी। लेकिन आज उन्हें आखिरकार आचार्य केशव से अच्छी खबर मिली। जनरल रिया यहीं। आचार्य केशव ने जल्दी से एक स्थानिक जादुई वस्तु सौंपी और कहा, जनरल रिया, जब आप इन 8वीं रैंक के निम्न स्तरीय युद्ध व्यूह कवच की शक्ति का परीक्षण कर रही होंगी तो क्या हम भी देख सकते हैं? आचार्य केशव बहुत दयालु हैं, यह तो अधिकार है। जनरल रिया ने स्थानिक जादुई वस्तु ली और सिर हिलाया। ये युद्ध व्यूह कवच आपकी शस्त्र निर्माण कार्यशाला द्वारा बनाए गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको परीक्षण देखने की अनुमति दी जानी चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जनरल रिया। आचार्य केशव ने हाथ जोड़े, उनकी अभिव्यक्ति उत्साहित थी। इसके बाद सभी एक साथ शस्त्र निर्माण कार्यशाला से निकले और स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से नवधारा महाद्वीप पर सूर्य संप्रदाय के खंडहरों के सैन्य प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश किया। अब तलवार संप्रदाय ने अपने सैन्य प्रशिक्षण मैदान को देवदार झरना गुप्त क्षेत्र से नवधारा महाद्वीप पर सूर्य संप्रदाय के खंडहरों में बदल दिया है। अंधकार दानव राजवंश के साथ एक महान युद्ध के कारण पवनगढ़ राजवंश के कई लोगों को कई शहरों का निर्माण करने के लिए देवदार झरना गुप्त क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिससे यह तलवार संप्रदाय के सैन्य प्रशिक्षण मैदान के रूप में सेवा जारी रखने के लिए अनुपयुक्त हो गया। इसके अलावा विराट ने धीरे धीरे पाया कि देवदार झरना गुप्त क्षेत्र का स्थान बहुत स्थिर नहीं था। यह आरोहण लोक से नीचे की शक्ति का सामना कर सकता था, लेकिन एक बार जब इसने उस स्तर से अधिक शक्ति का सामना किया तो यह अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण गड़बड़ी पैदा करेगा। इसके अलावा नीलिमा और शार्दूल दोनों देवदार झरना गुप्त क्षेत्र में खोजे गए थे। बिना किसी अपवाद के उन्होंने स्थानिक अशांति का सामना किया और बह गए और इसमें फेंक दिए गए। विराट के निर्मल अवतार ने काफी समय तक देवदार झरना गुप्त क्षेत्र का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया था और पाया कि आकाश में स्थानिक दरारें अक्सर दिखाई देती थीं, जिससे अत्यधिक अस्थिर स्थानिक उतार चढ़ाव उत्पन्न होते थे। जब ये दरारें खुलतीं तो दूसरी दुनिया की चीजें हमेशा बाहर गिर जाती थीं। सटीक रूप से इसी जागरूकता के कारण विराट ने तलवार संप्रदाय की सेना के प्रशिक्षण मैदान को देवदार झरना गुप्त क्षेत्र से नवधारा महाद्वीप में बदल दिया, ताकि तलवार संप्रदाय के सैन्य प्रशिक्षण के कारण होने वाले हिंसक उतार चढ़ाव को पहले से ही अस्थिर देवदार झरना गुप्त क्षेत्र के स्थान को और खराब करने से रोका जा सके। हालांकि महासेनापति रणविजय अपनी पवन सेना का नेतृत्व करते हुए देवदार झरना गुप्त क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों की खोज जारी रखे हुए थे, एक ऐसा तथ्य जिसे विराट ने नहीं रोका। देवदार झरना गुप्त क्षेत्र काफी विशाल था और अब भी तलवार संप्रदाय ने इसके सभी क्षेत्रों का पूरी तरह से पता नहीं लगाया था। निस्संदेह इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि विराट देवदार झरना गुप्त क्षेत्र को बहुत अधिक महत्व नहीं देते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि देवदार झरना गुप्त क्षेत्र एक उच्च स्तरीय गुप्त क्षेत्र नहीं था। इसके द्वारा उत्पादित दुर्लभ 8वीं श्रेणी के प्राकृतिक खजाने बहुत कम थे और 9वीं श्रेणी तक पहुंचने वाले तो और भी दुर्लभ थे। विराट को इतने कम उच्च श्रेणी के प्राकृतिक खजाने वाले गुप्त क्षेत्र पर बहुत अधिक समय और ऊर्जा खर्च करने में बहुत कम दिलचस्पी थी, खासकर जब तलवार संप्रदाय ने नवधारा महाद्वीप की खोज की थी। इतने उच्च स्तरीय देवदार झरना गुप्त क्षेत्र की खोज पर उन्हें बर्बाद करने की तुलना में नवधारा महाद्वीप का पता लगाने के लिए तलवार संप्रदाय के संसाधनों का उपयोग करना बेहतर था। कम से कम नवधारा महाद्वीप में समृद्ध संसाधन थे और इसके प्राकृतिक खजानों की गुणवत्ता अधिक थी। जनरल रिया, आचार्य केशव और अन्य लोग नवधारा महाद्वीप पर सूर्य संप्रदाय के खंडहरों के प्रशिक्षण मैदान में पहुंचे। वहां रोहिणी की कमान में लघु महान क्षेत्र के 10,000 सैनिक पहले ही इकट्ठे हो चुके थे। रोहिणी अब तलवार संप्रदाय की सेना में एक मेजर जनरल बन गई थी। जनरल रिया, तेजराज और अन्य उच्च रैंकिंग सैन्य अधिकारियों के बीच चर्चा के बाद और विराट को रिपोर्ट करने के बाद उन्होंने तलवार संप्रदाय की एक विशेष कुलीन लड़ाकू इकाई की स्थापना की, जिसका नाम तलवार सेना रखा गया, जिसकी कमान रोहिणी को सौंपी गई। रोहिणी की एक जनरल के रूप में प्रतिभा आश्चर्यजनक थी, विशेष रूप से युद्ध संरचनाओं और बख्तरबंद सैनिकों को नियंत्रित करने में। पूरे तलवार संप्रदाय के भीतर खुद विराट के अलावा बहुत कम लोग रोहिणी की तुलना कर सकते थे। इसलिए तलवार संप्रदाय के कुलीन सैनिकों से बनी तलवार सेना का नेतृत्व करने के लिए रोहिणी पूरी तरह से उपयुक्त थी। विराट ने स्वाभाविक रूप से जनरल रिया और सेना के प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं जताई। रोहिणी स्वाभाविक रूप से एक युद्ध प्रिय थी और उसे तलवार संप्रदाय की सेना में मेजर जनरल बनाना वास्तव में उसके लिए बहुत उपयुक्त था। इसके अलावा रोहिणी के पिता गुरु भूपति और मां गौरी को इस मामले पर कोई आपत्ति नहीं थी, इसीलिए विराट ने सहमति व्यक्त की। वर्तमान में तलवार संप्रदाय के सभी सैन्य विभागों में सबसे कुलीन लड़ाकू इकाई संभवतः नव स्थापित तलवार सेना है। तलवार सेना की कमान रोहिणी के पास है, जिसमें जनरल बालक उनके डिप्टी के रूप में और तारिका सिंह, मनीष और लल्लन भी जनरल के रूप में कार्यरत हैं। ये व्यक्ति पवनगढ़ अकादमी से विराट के साथी शिष्य हैं, पूर्व साथी हथियार जिन्होंने जीवन और मृत्यु के अनुभव साझा किए हैं और पूरी तरह से भरोसेमंद हैं। इस बार 8वीं श्रेणी के निम्न श्रेणी के युद्ध व्यूह कवच का परीक्षण रोहिणी द्वारा व्यक्तिगत रूप से लघु महान क्षेत्र के 10,000 तलवार सेना के सैनिकों का नेतृत्व करते हुए किया गया था। रोहिणी और तलवार सेना के सैनिकों ने युद्ध व्यूह कवच पहना, कवच के लिए नियंत्रण तकनीकों को सक्रिय किया और एक धमाके के साथ प्रकाश की एक चमक दिखाई दी।
और 10,000 सैनिक अपने स्थानों से गायब हो गए। उनकी जगह 1,000 फीट लंबी युद्ध व्यूह कवच इकाई ने ले ली। रोहिणी पहले से ही युद्ध संरचनाओं और बख्तरबंद सैनिकों को नियंत्रित करने में माहिर थी। उसने 10,000 लघु महान क्षेत्र के योद्धाओं की शक्ति को जुटाया, इसे अपने हाथ में विशाल तलवार में प्रवाहित किया और आगे की ओर वार किया। इसके बाद एक कान फोड़ने वाली दहाड़ हुई, एक तेज तलवार की रोशनी चमकी जिसने हजारों फीट ऊंचे एक दूर के पहाड़ को 2 टुकड़ों में काट दिया। यह परीक्षण मैदान सूर्य संप्रदाय के खंडहरों के मुख्य क्षेत्र में स्थित था, जो एक शक्तिशाली व्यूह के भयानक दबाव में था, और यहाँ का स्थान बाहर की तुलना में दर्जनों गुना अधिक स्थिर था। यहाँ एक ही तलवार के वार से हजारों फीट ऊंचे पहाड़ को 2 टुकड़ों में काट देना पहले से ही काफी उल्लेखनीय था। हालांकि रोहिणी इस तलवार के वार के प्रभाव से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। इस वार की शक्ति आरोहण लोक के मध्य चरण के योद्धा की आक्रमण शक्ति के बराबर थी। अतीत में ऐसी आक्रमण शक्ति को बेहद शक्तिशाली माना जाता था। हालांकि अब जब तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल ने सहयोग किया है, तो दिव्य पवन महल में आरोहण लोक के मध्य चरण के योद्धाओं की भरमार है। उनकी युद्ध शक्ति दिव्य पवन महल की तुलना में नगण्य है। आचार्य केशव हालांकि 10,000 मजबूत निम्न श्रेणी के 8वीं रैंक के युद्ध व्यूह कवच की शक्ति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। प्रयोग के बाद आचार्य केशव ने तुरंत हथियार रिफाइनरों के एक समूह को कार्यशाला में वापस ले जाकर 1 लाख मजबूत निम्न श्रेणी के 8वीं रैंक के युद्ध व्यूह कवच को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। 10,000 मजबूत निम्न श्रेणी के 8वीं रैंक के युद्ध व्यूह कवच को तैयार करने के अनुभव के साथ 1 लाख मजबूत संस्करण विकसित करना बहुत आसान हो गया। विशेष रूप से आचार्य केशव ने अब दिव्य पवन महल की शिखर आरोहण लोक एल्डर अग्नि के साथ 9वीं रैंक के जादुई हथियार को परिष्कृत करने की एक विधि का पता लगा लिया था। दिव्य पवन महल की शिखर आरोहण लोक एल्डर, जिनका नाम एल्डर अग्नि था, ने भी आचार्य केशव के साथ 9वीं रैंक के जादुई हथियारों को परिष्कृत करने में सहयोग करने के बाद हथियार शोधन में काफी ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया था, जिससे आचार्य केशव के साथ उनका सहयोग और भी प्रभावी हो गया। वास्तव में उच्च स्तरीय युद्ध व्यूह कवच को परिष्कृत करने में आचार्य केशव की एकमात्र सीमा 9वीं रैंक के जादुई हथियार की आवश्यकता थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 8वीं रैंक तक पहुंचने वाले युद्ध व्यूह कवच को अपने नियंत्रण केंद्र के रूप में 9वीं रैंक के जादुई हथियार की आवश्यकता होती थी। केवल एक 9वीं रैंक का जादुई हथियार ही बड़ी संख्या में लघु महान क्षेत्र के योद्धाओं की संयुक्त शक्ति का सामना कर सकता था। अन्यथा यदि नियंत्रण केंद्र का स्तर बहुत कम था और जादुई हथियार की ताकत अपर्याप्त थी, तो कई लघु महान क्षेत्र योद्धाओं की शक्ति केंद्रित होने पर नियंत्रण केंद्र के ढहने का खतरा होगा। अब एल्डर अग्नि के साथ अपने सहयोग के लिए धन्यवाद। आचार्य केशव ने 9वीं रैंक के जादुई हथियारों को परिष्कृत करने की समस्या को हल कर लिया था, जिससे और भी उच्च स्तरीय युद्ध व्यूह कवच का विकास बहुत आसान हो गया था। भैया सूर्यवीर, अब और